नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2022 तक भारत की सीमा पर नहीं बचेंगे एक भी गैप, की जाएगी पूरी तरह से फेंसिंग। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जमकर लगाई झाड़। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीनी कंपनी ने बंद किया दसू प्रोजेक्ट पर काम, कई पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाला। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के इशारे पर चल रहा है तालिबान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज पेट्रोल डीजल की नहीं बढ़ी कीमतें, क्या आपके शहर में रहने वाला है तेल का भाव, आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 2022 तक भारत की सीमा पर नहीं बचेंगे एक भी गैप, की जाएगी पूरी फेंसिंग, अमित शाह। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2022 तक भारत की सीमा के सभी गैप को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का भाव था, जिसका उद्देश्य अब दुश्मन को उसी सिक्के में वापस भुगतान करना है। अमित शाह ने कहा, कोई भी बाढ़ में अंतराल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर 200 किलोमीटर लंबी बाढ़ पर आप 1.5 किलोमीटर का अंतर छोड़ दें तो बाढ़ का पूरा खंड बेकार हो जाता है। हमने प्रशासनिक स्तर पर बाधाओं को दूर करके और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों से बात करके इन कमियों को भरने का काम किया है। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2022 से पहले हमारी बाढ़ में कोई कमी नहीं बचेगी। अमित शाह विज्ञान भवन में बीएसएफ द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह में रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान दे रहे थे। शाह ने कहा कि राजनीति में आने से पहले भी वह हमेशा सीमा सुरक्षा के बारे में सोचते थे। गृह मंत्री ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि क्या इस सरकार की कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने तब तक हमारे पास एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं थी। यह विदेश नीति से प्रभावित था। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो हमने कहा कि हम सबके साथ शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं या हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की प्राथमिकता यह है कि उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उदाहरण नहीं देना चाहता था क्योंकि हर कोई जानता था कि इस बारे में बात कर रहा हूँ। जम्मू में हाल ही के ड्रोन हमलों की पृष्ठभूमि में अमित शाह ने कहा, ड्रोन खतरों के खिलाफ हमारा मिशन आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। डीआरडीओ और अन्य एजेंसियां पहले से ही ड्रोन के खिलाफ पर्याप्त प्रणालियों के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। बीएसएफ की डीजी राकेश अस्थाना ने कहा कि पिछले एक साल में बीएसएफ ने सीमा पार से आने वाले 61 ड्रोन को देखा और 4 सुरंगों का पता लगाया। उन्होंने कहा कि बल ने 22 घुसपैठियों को मार गिराया, 632 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा और पश्चिमी सीमा पर हथियार बरामद किए। शाह ने भविष्य की चुनौतियों के प्रति बलों को आगाह किया। उन्होंने कहा, हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा कि सीमा पार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हम पहले से ही ड्रोन पर अनुसंधान और विकास पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें लंबी अवधि में इन चुनौतियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जमकर लगाई झाड़। जी हां दोस्तों, तालिबान के मसले पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकी गुटों के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित सेंट्रल एंड साउथ दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में मंच पर कुछ फुट की दूरी पर बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधते हुए पड़ोसी मुल्क पर यह आरोप लगाए। इससे नाराज इमरान खान ने कहा कि अशरफ गनी के आरोप अनुचित हैं। तालिबान को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले अफगान पीस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अपने तल्ख भाषण में अशरफ गनी ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले महीने 10,000 से अधिक जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में एंट्री कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार तालिबान को शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए मनाने में विफल रही है। अशरफ गनी ने कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके जनरल हमें बार बार ये आश्वासन देते रहे कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा पाकिस्तान के हित में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तालिबान को बातचीत के लिए राजी करेंगे और वार्ता की मेज तक लाएंगे, लेकिन तालिबान समर्थक संगठन खुलेआम अफगानिस्तान के लोगों, देश की प्रॉपर्टी और क्षमताओं के विनाश का जश्न मनाते रहे। अपने भाषण के दौरान अशरफ गनी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को लेकर चुनौतियों का भी उल्लेख किया। कुछ मिनट बाद आरोपों का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि वह इस आरोप से निराश हैं कि संघर्ष में पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका थी। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के लिए पाकिस्तान को कसूरवार ठहराना अनुचित है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति गनी, मुझे बस इतना कहना है कि अफगानिस्तान में उथल पुथल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश पाकिस्तान है। पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान को 70,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान चाहता है कि संघर्ष खत्म हो। इमरान खान ने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख निश्चित होने के बाद तालिबान अब समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल किया, जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नाटो सैनिक थे तब तालिबान को बातचीत के लिए बुलाने की जरूरत थी, लेकिन सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद आप तालिबान से समझौता करने क्यों जा रहे हैं? अब क्या तालिबान हमारी बात सुनेंगे?
राजी होंगे जब वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मुश्किल दौर से गुजरने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आखिरकार पटरी पर लौट रही है। मैं दोहराता हूँ, आखिरी चीज जो हम चाहते हैं वह अफगानिस्तान में शांति है। तालिबान को बातचीत के लिए टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी देश ने कोशिश नहीं की। हमने पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने, उन्हें वार्ता में मेज पर लाने और एक शांतिपूर्ण समझौता करने के लिए हर मुमकिन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी ने बंद किया दसू प्रोजेक्ट पर काम, कई पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले के बाद चीन की कंपनी ने दसू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम रोकने का फैसला किया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही चीनी फर्म ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए साइट पर काम बंद कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ जरूरी पाकिस्तानी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कर्मचारियों को 14 दिन की तनख्वाह के साथ ग्रेच्युटी देने और सभी प्रकार का भुगतान एक साथ करने की बात कही है। चीनी नागरिकों पर हुए इस हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की क्लास भी ली है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने शुक्रवार को अपने इमरान से देश में चीनी कर्मियों और संस्थानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को कहा। अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में निर्माणाधीन दसू बांध स्थल पर चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही बस में बुधवार को विस्फोट होने से 9 चीनी नागरिक और फ्रंटियर कोर के 2 जवानों समेत कुल 13 लोग मारे गए थे। ऊपरी कोहिस्तान जिले में विस्फोट के बाद बस गहरी खाई में गिर गई। विस्फोट की जांच के लिए चीन द्वारा भेजा गया विशेष जांच दल पाकिस्तान पहुंच गया। बुधवार को हुए बस विस्फोट की घटना पर शुरुआत में दोनों देशों के बीच मतभेद थे। चीन ने इस घटना को करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि विस्फोट गैस रिसाव के कारण हुआ। इस्लामाबाद ने बाद में मान लिया कि यह एक बम विस्फोट था और कहा कि विस्फोट की प्रारंभिक जांच में विस्फोटकों की पुष्टि की गई है और आतंकवाद के कृत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। ली ने इमरान से जोर देकर कहा कि चीनी सरकार विदेशों से चीनी कर्मियों और संस्थानों की सुरक्षा को बहुत महत्व देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के इशारे पर चल रहा है तालिबान। जी हां दोस्तों, काबुल स्थित एक समाचार पत्र में शनिवार को प्रकाशित एक संपादकीय के अनुसार तालिबान वही कर रहा है जो पाकिस्तानी सेना और खुफिया सेवा उसे बता रही है। द काबुल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि वर्तमान में तालिबान जिहाद के नाम पर हत्या और विनाश में शामिल है और देश में पाकिस्तान के आदेशों को लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि तालिबान नेता स्वतंत्र रूप से पड़ोसी देश में आते जाते हैं और यहां तक कि जुम्मे की नमाज के दौरान लोगों से खुले तौर पर पैसे इकट्ठा करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाया गया है कि तालिबान मारे गए आतंकवादियों के शवों को पाकिस्तान ले जाकर वहां अंतिम संस्कार कर रहा था। पहले ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दिखाया गया था कि पड़ोसी देश तालिबान नेताओं और लड़ाकों को चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान कर रहा था। इसमें कहा गया है कि विद्रोहियों के खिलाफ जारी सैन्य अभियान तक वांछित परिणाम नहीं देगा जब तक कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ युद्ध में कड़े कदम नहीं उठाता और अपने यहाँ मौजूद तालिबान और अन्य आतंकवादियों के ठिकानों को बंद नहीं करता है। संपादकीय में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों को पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों का समर्थन छोड़ने के लिए मनाने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 9/11 जैसी एक और घटना देखने को मिल सकती है और इसकी जड़ें भी निश्चित रूप से पाकिस्तान में होंगी। संपादकीय में कहा गया है कि तालिबान की बढ़ती हिंसा और कुछ जिलों पर कब्जे के साथ ही अब आम लोगों ने तालिबान की हर तरह से मदद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना शुरू किया है। वहीं अफगानिस्तान सरकार ने भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने तालिबान के लिए समर्थन बढ़ा दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज पेट्रोल डीजल की नहीं बढ़ी कीमतें, जानिए आपके शहर में क्या है तेल के भाव। जी हां दोस्तों, देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज स्थिरता देखने को मिल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपए जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.83 रुपए व डीजल की कीमत 97.45 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम 102.08 रुपए जबकि डीजल का दाम 93.02 रुपए लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 100 के पार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। वहीं मुंबई और हैदराबाद में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले 27 फरवरी 2021 को डीजल के दामों में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। इसके बाद 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक तेल के दामों में उछाल देखने को नहीं मिला। मार्च अप्रैल के बीच डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल के दाम में 4 मई के बाद से 41 बार बढ़ोतरी हुई है जबकि डीजल के दाम 37 बार बढ़े और 1 बार कम हुए। लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु,
तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चले गए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से महंगा हो चुका है। डीजल राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात से डरा पाकिस्तान, सेना प्रवक्ता ने कहा एक बार फिर सक्रिय हो सकते हैं आतंकवादी स्लीपर सेल। जी हां दोस्तों, मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति के कारण आतंकवादी स्लीपर सेल के फिर से सक्रिय होने का खतरा है। पाकिस्तानी मीडिया जियो टीवी के मुताबिक उनका यह बयान एक निजी टीवी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान आया है। सेना के मीडिया विंग के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना क्षेत्र की स्थिति पर नजदीकी नजर रख रही है और अफगान शांति प्रक्रिया के सफल परिणाम के लिए अत्यंत गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शांति प्रक्रिया के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उनका देश गारंटर नहीं है। डीजी ISPR ने कहा आखिरकार यह तय करना अफगानों पर निर्भर है कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान में शांति की बात आती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा कि देश ने आतंक के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है और सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा सेना प्रमुख जनरल बाजवा के दृष्टिकोण के अनुसार बहुत प्रभावी उपाय किए गए हैं। अफगान सीमा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा सभी अवैध क्रॉसिंग पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और अधिसूचित बिंदुओं पर सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है। डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की शांति काफी हद तक अफगानिस्तान में शांति पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि जब तक अफगानिस्तान शांतिपूर्ण और स्थिर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काबुल में कौन सत्ता में है। मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा कि KP और बलूचिस्तान में आतंकवाद की 150 घटनाएं हुई हैं और सुरक्षा बलों ने आदिवासी जिलों और बलूचिस्तान में 7500 ऑपरेशन किए हैं। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में अब तक 42 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कसम खाई कि सशस्त्र बल शांति और समृद्धि के दुश्मनों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है और आतंकवादी भाग रहे हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 20 सालों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई राष्ट्र के समर्थन से लड़ी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सभी बाड़ों से अफगानिस्तान को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा यह शांति को बढ़ावा देगा और गलतफहमियों को खत्म करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जाने मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों को आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश हो सकती है। कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR के आसमान पर आज यानी 18 जुलाई को सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के गढ़मुक्तेश्वर, संभल, खतौली, आगरा, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को उमस वाली गर्मी से मामूली राहत महसूस हो रही है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने दक्षिणी वायु कमान का दौरा किया। जी हां दोस्तों, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को यहां दक्षिणी वायु कमान का दौरा किया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने इसके दायरे में आने वाली विभिन्न अवसंरचना पहल में तेजी के प्रयासों की सराहना की। वायुसेना प्रमुख ने 15 और 16 जुलाई को SASC के कमांडरों के सम्मेलन में भी भाग लिया था और भारतीय वायुसेना को अपने परिचालन संबंधी आदेशों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता को दोहराया था। एक रक्षा विज्ञप्ति के मुताबिक वायुसेना बेड़े में शामिल हुए नए विमानों, विशेषकर LCA तेजस तथा Su-30 MKI स्क्वाड्रन के तीव्र संचालन को लेकर भी संतुष्टि जताई। इसके मुताबिक दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने वायुसेना प्रमुख की अगवानी की और कमान की संचालन संबंधी तैयारियों की स्थिति से अवगत कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाक को चीन की कड़ी चेतावनी, कहा किसी भी कार्रवाई करने के लिए अब भी चीन स्वतंत्र है। जी हां दोस्तों, पाक में बस धमाकों में मारे गए चीनी नागरिकों और इंजीनियर की मौत से अब बौखलाया चीन। कई दौरे किए गए रद्द पाकिस्तान को सुनाई करे चेतावनी, कहा चीन अपनी संप्रभुता को बचाए रखने को किसी भी हद तक जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन ने दी पाकिस्तान को कड़ी संदेश। सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से पहले ने दिए संकेत। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के चल रहे का काम भी रोका गया। CPEC की बैठक को चीन ने किया तत्काल रद्द। पाक नेताओं के अलग अलग बयान पर चीन ने की नाराज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने बनाई अलग रक्षा नीति, अब कोई हमें बॉर्डर पर चुनौती नहीं दे सकता। अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लिए अलग रक्षा नीति तैयार की है, जिसके बाद कोई भी भारत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता है। शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले कोई अलग रक्षा नीति नहीं थी। मोदी ने इसको लेकर पहल की और इसी कारण आज कोई भी भारतीय संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता है। शनिवार को सीमा सुरक्षा बल के 18वें अलंकरण समारोह में बोलते हुए अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह
ने कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप में हमारी एक स्वतंत्र रक्षा नीति है। इसके तहत जिसने हमारी संप्रभुता को ललकारा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। आज भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चुनौतियों का डटकर सामना करता है। उन्होंने कहा कि आज घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी और ड्रोन जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है कि वे सभी चुनौतियों को पार सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। सीमा सुरक्षा के काम में लगे बीएसएफ और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज करा रहा है। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आप सजग बनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसी कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। शाह ने कहा कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हों वह देश सुरक्षित है। आपने देखा ड्रोन भेजे जा रहे, सुरंगें बनाई गई, लेकिन हम इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। देश के खिलाफ की जा रही हर साजिश का जवाब दिया जा रहा है। उनकी टीम सुरंगें ढूंढकर सारा एनालिसिस करके कि सुरंग कितने दिन पहले बनी होगी, कितने लोग घुसे होंगे, इसका पता लगाकर जल्द से जल्द समस्या का निदान करती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी ड्रोन हिंदुस्तान के 50 मीटर अंदर घुसा, बीएसएफ ने गोलियां बरसाई तो 1 मिनट में लौटा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों में आए रोज ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कभी जासूसी के लिए तो कभी हथियारों और मादक पदार्थों की डिलीवरी के लिए सीमा पार से इधर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। बीते रोज पाकिस्तानियों ने फिर भारतीय सीमा पर ड्रोन भेजा। इस बार उनका ड्रोन डेरा बाबा नानक के साथ लगती सीमा पर नजर आया। बीएसएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी तो फायरिंग की जाने लगी। बीएसएफ की फायरिंग के कारण वो ड्रोन 1 मिनट में ही वापस लौट गया। इसके बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने सीमा से लगते इलाकों में सर्च अभियान चलाया। हालांकि कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि सीमा से लगते डीबीएन टाउन पोस्ट बीपी नंबर 42-24-25 पर शुक्रवार सुबह 4.26 पर आईबी से इस तरह का एक ड्रोन आते दिखा। इससे हल्की आवाज आ रही थी और रोशनी भी टिमटिमा रही थी। ड्यूटी पर तैनात जवान एचसी सिद्धेश्वर मल ने जब उसे देखा तो गोलियां चलाने लगे। एचसी सिद्धेश्वर मल ने उस पर 4 राउंड फायर किए, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। उन्होंने बताया कि वो ड्रोन करीब 50 मीटर अंदर भारतीय सीमा में घुसा था, इधर से फायर करने पर लौट गया। इससे पहले पिछले महीने भी सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। बताया जा रहा है कि 9.5 महीने में 14 बार पाकिस्तानी ड्रोन इस ओर आ चुके हैं। यह सिलसिला अक्टूबर 2020 से चला आ रहा है। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक डेरा बाबा नानक के बॉर्डर इलाके से दिसंबर 2020 में भारी मात्रा में हेरोइन, मैगजीन व पिस्तौल बरामद हुए थे। पता चला था कि 19 दिसंबर की रात को दीदा नगर की चक्री पोस्ट से पाकिस्तानी की तरफ से आए ड्रोन ने 11 हैंड ग्रेनेड भी गिराए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले एक्टिव मोड में आरएसएस, बीजेपी नेताओं के साथ लखनऊ में बैठक करेंगे दत्तात्रेय होस बोले। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय है ही, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक्टिव मोड में आता नजर आ रहा है। संघ के पदाधिकारी यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी के पदाधिकारियों और अन्य अनुसांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में अगले चुनाव बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले भी शामिल होंगे। दत्तात्रेय होस बोले के साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यूपी बीजेपी और अन्य अनुसांगिक संगठनों के भी शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले सामंजस्य को लेकर बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। संघ और बीजेपी के साथ ही अन्य अनुसांगिक संगठनों के बीच चुनाव से पहले समन्वय को लेकर होने जा रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति का खाका तैयार किया गया। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि यूपी बीजेपी के शीर्ष नेता इसे लेकर भी संघ और अन्य अनुसांगिक संगठनों के नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी यूपी की सियासत को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला था। सीएम योगी ने भी दिल्ली जाकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद यूपी में भी सियासी उथल पुथल की अटकलें लगाई जाने लगी थी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी एक समय संशय की स्थिति बन गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज भारी बारिश का अनुमान, इन 2 राज्यों में रेड अलर्ट। जाने उत्तर भारत का मौसम। जी हां दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर, अलवर, इटावा, सुल्तानपुर, मुजफ्फरपुर, कूच बिहार, तेजपुर होते हुए नागालैंड की तरफ जा रही है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र तट से उत्तरी केरल तट तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बावजूद बारिश नहीं होने से तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। हालांकि आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज यानी 18 जुलाई को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि 18 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी
भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि 18 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि कल यानी 18 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों एवं मध्य पहाड़ियों पर शनिवार को भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका की है। मौसम विभाग ने कहा कि 21 जुलाई के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।